Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of August 2023. 10 अगस्त 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि जो भी एनालिसिस किया जाएगा उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि 1 घंटे का एनालिसिस देखें या 2 घंटे का एनालिसिस देखें तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। काम की चीज़ आपकी इतनी ही है जो हम 20, 25, 30, 35 मिनट में डिस्कस करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें आप दिमाग में डालेंगे वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को हटाएगा और गलत चीज़ें दिमाग में आएंगी, ठीक है ना। इसलिए बेटर है कि आप कम थोड़ा बहुत ज़्यादा समय आप इसमें मत दें, है ना। 25, 30, 35 मिनट का वीडियो इनफ होता है। 2 घंटे 3 घंटे देखना ही है तो फिर इससे अच्छा पेपर पढ़ते रहिए, अपने से ही पढ़िए 2 दिन तक, है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, वकीता प्रोपॉइस के रिगार्डिंग सवाल है। कल मैंने आपको बताया भी था वकीता प्रोपॉइस के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कार्निवोर प्लांट। दूसरा कह रहा है इट इज़ फाउंड ओनली इन द नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको। तीसरा कह रहा है इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। आपको बताना है कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 या नन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है 2 स्टेटमेंट्स सही है। पहला स्टेटमेंट देखो गलत है, कार्निवोर प्लांट तो होता नहीं है, फिश होती है वकीता प्रोपॉइस, एक मतलब डॉल्फिन जैसा, डॉल्फिन फैमिली, सिटेशियन होता है ना। इट्स नॉट अ कार्निवोर प्लांट, इट्स अ सिटेशियन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी दोनों सही है। मैंने आपको बताया था कि इट इज़ फाउंड इन द नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको वाला रीजन, वहाँ पाया जाता है। और इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेगा। दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ रामसर साइट्स लिखी हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स लिखे हैं। आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। पहला लिखा है दीपोर बील असम, दूसरा चंद्रताल त्रिपुरा, तीसरा है पाला वेटलैंड वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 या 2, 3 ओनली, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। देखो इसमें केवल पहला सही है, दीपोर बील जो है वो असम में है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रताल त्रिपुरा में कहीं से कहीं तक नहीं है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। और पाला वेटलैंड जो है वो मिजोरम में है, ठीक है ना। इट्स नॉट इन वेस्ट बंगाल। पाला में ज़रूर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे थोड़ा, बट याद रखेगा। तीसरा सवाल है निराक्षी वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ये क्या है, निराक्षी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, तो लिख लीजिएगा। निराक्षी एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, याद रखिएगा, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। ये सवाल भी आपको मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो पहले यहाँ पे न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की है, वो डेवलप इंडिजिनस वेब ब्राउजर ग्रैब कैश प्राइज। अब यहाँ पे कैश प्राइज लगभग 3.4 करोड़ तक के प्रॉमिस किए गए हैं टू द डेवलपर्स हु विल क्रिएट एन इंडिजिनस इंडियन वेब ब्राउजर। अब एक इंडियन वेब ब्राउजर बनाने की बात की जा रही है। वेब ब्राउजर आप सबको पता है ना, जैसे क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एज होता है माइक्रोसॉफ्ट में, सफारी होता है एप्पल में, है ना। तो ये सारे वेब ब्राउजर्स ही हैं। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि भैया एक इंडिजिनस या इंडियन वेब ब्राउज़र अगर आप डेवलप करते हैं तो हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। अब उस पर कंडीशन क्या डाली है? कंडीशन ये डाली है कि जो ये वेब ब्राउज़र रहेगा, इट विल हैव टू ट्रस्ट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA। अब देखो क्या होता है, हर कंट्री का एक अथॉरिटी होता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर्स या SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। डिजिटल सिग्नेचर आप सबको पता है ना, जो ऑनलाइन टेंडर या ऑनलाइन आपको कोई चीज़ ऑथराइज करनी है तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, वो भी एक की होती है एक तरीके से, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। उसका पासवर्ड डाल के आधार ऑथेंटिकेशन करके आप साइन कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट आपको पता होगा, सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर बोलते हैं। जैसे वेबसाइट्स में, जैसे आप हमारी TEMSIS की वेबसाइट में जाओगे तो तुम्हें उसमें हमेशा आपको लिखा मिलेगा HTTPS। तो ये जो S है यहाँ पे आता है, इसका मतलब है सिक्योर है। S मतलब सिक्योर होता है, या SSL सर्टिफिकेट है इस वेबसाइट का। अब ये क्या दिक्कत, देखो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो मैं आपको बताऊँ। पहले इंडिया की एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA। देखो लिखा ना, इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ये इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी है फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स एंड SSL सर्टिफिकेट। नाम क्या है? ये CCA आपका, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़।
अब देखो SSL सर्टिफिकेट का यूज़ क्यों किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट द वेबसाइट्स एंड टू मेक श्योर दैट ब्राउजर्स नो दैट अ वेबसाइट इज नॉट बीइंग मॉडिफाइड और इम्पर्सोनेटेड बाय द अटैकर्स। तो बेसिकली SSL सर्टिफिकेट जब रहता है तो जो ब्राउज़र रहता है उसको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट मॉडिफाई नहीं है या इम्पर्सनेट नहीं हो रही किसी अटैकर के द्वारा, ठीक है ना। तो ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये ट्रस्ट के लिए जो SSL सर्टिफिकेट है या ये है, इसके लिए एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, ये रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इंडिया के पास कोई एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिसको ब्राउजर्स ट्रस्ट करें। जैसे हमारा जो CCA है ना, हमारी जो CCA है, हमारी अथॉरिटी ज़रूर है जो SSL सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है। तो हमारी जो CCA बॉडी है उसको अथॉरिटी नहीं देता है बाहर के ब्राउजर्स, मतलब कि उनको उसको वैलिडेट नहीं करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो वो हमारी जो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है या फिर हमारी जो CCA है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका द CCA इज बेसिकली ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस हैज लेड टू अ सिचुएशन दैट वेयर द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इज लीगली वैलिड अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर तो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी वैलिड है ना, जो कि हमारी 2000 में सेट की गई थी, 2000 CCA के अंतर्गत। देखो सेटअप इन 2000 अंडर द CCA, बट द सर्टिफिकेट्स इशूड, लेकिन जो CCA सर्टिफिकेट इशू करती है, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, चाहे वो SSL सर्टिफिकेट हो, SSL सर्टिफिकेट्स को जो ये फॉरेन के ब्राउजर्स हैं ये वैलिडेट नहीं करते हैं, ये इसको मतलब वेरीफाई नहीं करते हैं। तो हमारी जो CCA है उसके सर्टिफिकेट्स को अगर आप वैलिड नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको फिर बाहर के SSL सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। देखो कितना बड़ा इशू है। हम चाहते हैं कि हम उसको एनक्रिप्ट करें। SSL सर्टिफिकेट का हमने देखा वो एनक्रिप्ट करने का काम करता है। हम उसको अगर एनक्रिप्ट करते हैं या हम उसको अगर SSL प्रोवाइड करते हैं तो ये क्रोम और ये सब उसको वैलिड नहीं मानते। अब क्रोम और उसको अगर वैलिड नहीं मानेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर वो SSL सर्टिफिकेट बाहर की किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेंगे, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेंगे। और फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेने का मतलब है कि वो इनक्रिप्ट कर रहा है। अब हमारे डिफेंस के पेजेस हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स के हैं जो कि मतलब ऐसी है। तो इस कारण से इंडिया चाहता है कि एक ऐसा ब्राउज़र बने जो इंडिजिनस ब्राउज़र हो, जो इंडियन ब्राउज़र हो, लेकिन वो इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के उसको माने, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के उसको मानना चाहिए SSL सर्टिफिकेट को। सो दैट वॉज अ न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इशू भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3 परफॉर्म्ड। अब आपके लिए बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है, जैसे कि इस बार का जो चंद्रयान 3 गया है वो किसके माध्यम से गया है, ठीक है ना। कौन से मतलब LVM 3 था, LVM 2 था, LVM 1 था, या मैक 3, मैक 1, मैक 2 क्या था कि जिसके थ्रू हमने चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 1 2008 में गया था, चंद्रयान 2 हमारा थोड़ा फेल हो गया था, विक्रम लैंडर था उसमें, है ना। प्रज्ञान रोवर था, विक्रम लैंडर था। और इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 गया है इसमें भी एक प्रपल्शन मॉड्यूल है, आपको पता होगा, एक प्रपल्शन मॉड्यूल है, फिर एक लैंडिंग मॉड्यूल है और एक वहाँ पे रोवर है, ठीक है ना। रोवर, लैंडिंग मॉड्यूल एंड प्रपल्शन मॉड्यूल, 3 चीज़ें हैं इस बार, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस ट्रैक का जरूर मैंने आपको बताया है, उसको याद रखिएगा। इस ट्रैक का मतलब इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ISTRAC, इस ट्रैक याद रखिएगा, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और ये बेसिकली आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है, बेंगलोर में सिचुएटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अब हमारा जो चंद्रयान 3 केवल 1437 किलोमीटर दूर है मून से। बीच बीच में ये जो ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर किए जाते हैं ताकि जो डिस्टेंस है वो और धीरे धीरे कम हो। तो अभी एक और ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर किया जाएगा, उसके बाद फिर शायद फाइनल सॉफ्ट लैंडिंग हमारी की जाएगी, ठीक है ना। फाइनल सॉफ्ट लैंडिंग विल बी देयर, आई थिंक दैट इज ऑन 23 अगस्त के आसपास है शायद। तो दैट इज 5th एंड फाइनल। और देखो अभी 2 ऑर्बिट रिडक्शन और होंगे, एक तो 14 अगस्त को होगा, फिर एक 16 अगस्त को होगा, ठीक है ना। 14 अगस्त को, फिर एक 16 अगस्त को होगा, उसके बाद फिर वो होगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अच्छा, इसमें एक इंडो जापानीज लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में भी कहा गया है। इंडिया और जापान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडो जापानीज लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन
इसको एनविसाज किया गया था टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून। याद रखिएगा, डार्क साइड ऑफ द मून को एक्सप्लोर करने के लिए इंडो जापानीज लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन किया गया था, ठीक है ना। एंड मिशन नहीं किया गया था, मतलब ये इसकी एक अवधारणा रची गई थी, मतलब इसके लिए एक प्लान बनाया गया था, है ना। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका मिशन का बेसिकली, तो वही है कि जो द पार्ट ऑफ द मून विच इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ उसको टारगेट करना है। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द पोलार रीजन्स ऑफ द मून। तो जो मून के पोलार रीजन है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में ये मिशन भी जा सकता है बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा, इंडो जापानीज लूनार मिशन। नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोज अप बाय 364 फ्रॉम द लास्ट काउंट। तो याद रखिएगा, कर्नाटका में नंबर ऑफ एलिफेंट्स बढ़ गए हैं, 346 बढ़ चुके हैं। पैकीडर्म कहा जाता है, एलिफेंट्स को पैकीडर्म भी कहा जाता है। अब ये इंटरिम रिपोर्ट आई है ऑन एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स। याद रखिएगा, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये भी रिलीज की है, एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स, ठीक है ना। इंटरिम रिपोर्ट ऑन एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स। रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कर्नाटका मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट। याद रखिएगा, कर्नाटका मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने रिलीज किया था। एंड 12 अगस्त को हमारे यहाँ आपको पता होगा वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। 12 अगस्त को क्या होता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। इसी कारण से इसके पहले अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो एलिफेंट है वो भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। आपको पता होगा कि एक 1992 में मिशन स्टार्ट किया गया था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखिएगा, 1992 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। हालांकि पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जो एलिफेंट स्टेट्स हैं, वहीं पर ये चलता है, पूरे ऑल इंडिया नहीं चलता। इट्स नॉट अ पैन इंडिया मिशन, बट याद रखिएगा, है ना। तो बट प्रोजेक्ट एलिफेंट इज़ देयर। एंड यहाँ पे अभी जो सर्वे किया गया, ये सर्वे कर्नाटका ने ऑर्गेनाइज करवाया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया था अलग अलग स्टेट्स के, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इनके साथ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक टाइगर रिजर्व का नाम भी लिखा हुआ था, नगर होल। तो नगर होल याद रखिएगा, कर्नाटका में ही है, नगर होल भी आपका कर्नाटका में। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो पहला एडिटोरियल है दैट 70s शो। अच्छा, हुआ क्या था अभी बीच में, जब हमने न्यूज़ नहीं बनाई थी कुछ दिनों तक, उस पर बीच में एक न्यूज़ आई थी, आपको याद होगा कि जो इंडिया है वो लैपटॉप्स के और पर्सनल कंप्यूटर्स के, टैबलेट्स के, सर्वर्स के, इनके इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, है ना। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था और ये कहा था कि जो इंपोर्टर्स होंगे उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्टर्स को क्या लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस क्यों लिया कर रहे थे गवर्नमेंट, ताकि जो इंपोर्टर्स हैं वो एक तो वेरीफाई हो सकें, दूसरा जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ताकि चूँकि कंप्यूटर्स और इन सब में बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग, सर्वेलेंस ये सब हो सकता है, तो सिक्योरिटी पर्पस से भी उसको हमको सेफ गार्ड करना था। तो इसीलिए सिक्योर्ड लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब दिक्कत ये कि वो आपके इंटेंशन कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक तरीके से है तो ये लाइसेंस राजी। तो दोबारा से वही होगा कि जब लाइसेंस मिलने वाली बात होगी तो फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बार कई बार वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइसेंस राज का आपको सब इशू पता ही। देखो, सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत ईजी है, लेकिन जब इस तरीके से लाइसेंस किसी ऑफिसर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो लाइसेंस राज क्रिएट कर देता है। तो ऑथर ने वही बोला कि हालांकि ये डिसीजन अभी 1 नवंबर तक आगे बढ़ गया है, बट ऑथर ने वही कहा कि हमको कुछ और अल्टरनेटिव निकालना चाहिए रादर देन गोइंग बैक इनटू द 70s। इसीलिए आर्टिकल का नाम है 70s शो, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बैक टू द पास्ट जा रहे हैं ना, जहाँ पे लाइसेंस राज हुआ करता था इंडिया में। तो दैट इज बेसिकली डेंटिंग द इंडियाज क्रेडिबिलिटी, लिखा है ऑथर ने ना, इट इज डेंटिंग द इंडियाज क्रेडिबिलिटी। भारत की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है किस तरीके से आप लाइसेंसिंग एंड दोबारा इंपोर्ट में ये कर रहे हैं। तो दैट एंड इट्स अ रिस्ट्रिक्शन एज वेल, एक तरीके से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी है। दूसरा एडिटोरियल जो है वो स्टॉप द फेंस सिटिंग इन क्लस्टर बॉम्ब यूज। सिंपल सा आर्टिकल है क्लस्टर बॉम्ब के ऊपर। हुआ क्या है, रिसेंटली अमेरिका ने कहा है कि हम यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब, क्लस्टर एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्लस्टर एम्यूनिशन होते क्या है, ये क्लस्टर बॉम्ब होते क्या है, लिख लेना आप लोग। ये ऐसे वेपन होते हैं जो कि रिलीज करते हैं मल्टीपल एक्सप्लोजिव सब एम्यूनिशन, ठीक है ना। दे रिलीज मल्टीपल एक्सप्लोजिव सब एम्यूनिशन, और इन मल्टीपल एक्सप्लोजिव सब एम्यूनिशन को हम बोलते हैं बॉम्बलेट्स। क्या बोलते हैं, बॉम्बलेट्स बोलते हैं। तो क्या होता है,
जैसे मान लो कि मैं आपको एक बहुत सुंदर चित्र के साथ बताता हूँ। जैसे ये मान लो एक पूरा बॉम्ब है, एक गोला बॉम्ब है। अब आपने कहीं पे ये गोला बॉम्ब फेंका तो ये गोला बॉम्ब क्या होगा कि छोटे छोटे बॉम्बलेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये सारे जो बॉम्बलेट्स रहेंगे ना, ये फिर फटेंगे एक एक करके, ये फटेंगे, ये फटेगा, ये फटेगा। और इसमें दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि एक तो ये ज़्यादा नुकसान करता है, दूसरा कई बार ये एयर में सस्पेंडेड रहता है, डॉर्मेंट रहता है। और बाद में जैसे लैंडमाइन होता है ना कि लैंडमाइन पे आपने पैर रख दिया तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वहाँ फटता है, वैसे ये भी सर्किट कंप्लीट होने पे फटेगा। कभी कोई भिड़ गया इससे तो फट जाएगा, है ना। तो ये जो बॉम्बलेट्स डॉर्मेंट रहते हैं इनको डड रेट बोलते हैं। मतलब काफ़ी समय तक जब ये रहते हैं तो इनको डड रेट कहा जाता है इसको, ठीक है। दे रिमेन डॉर्मेंट फॉर ईयर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डड रेट, DUDRATE, डड रेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जो इनएक्टिव बॉम्बलेट्स होते हैं दे एक्ट एज प्रिकैरियस लैंड माइन्स। देखो मैं वही बात बताता रहा था, जो इनएक्टिव बॉम्बलेट्स जो है ना ये प्रिकैरियस लैंड माइन्स के जैसे हैं, जो कि थ्रेट रखते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को, विमेन को, चिल्ड्रन को फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक। इसीलिए क्लस्टर बॉम्बिंग गलत है। हालांकि क्लस्टर बॉम्बिंग रशिया ने की यूक्रेन के ऊपर, तो अब यूक्रेन बोल रहा है हम भी आपके ऊपर करेंगे, और यूक्रेन के लिए देने के लिए कौन आगे आ रहा है, USA आ रहा है। तो ऑथर ने बोला कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको रोक सके, तो बिल्कुल मैकेनिज्म है। देयर इज अ प्रॉपर कन्वेंशन। याद रखिएगा, एक मतलब ह्यूमन राइट्स वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काफ़ी क्लस्टर अम्यूनिशन के अगेंस्ट किया था, और उसके प्रयासों के कारण एक कन्वेंशन आया भी, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, CCM, क्लस्टर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। और ये इनेक्ट हुआ था फिर आपका 2008 में। दिस वाज इनेक्टेड इन May 2008। एंड ये CCM जो इनेक्ट हुआ, इट हैज़ बीन अ मेजर स्टेप इन इरेडिकेटिंग क्लस्टर बॉम्ब्स, है ना। क्लस्टर बॉम्ब्स को इरेडिकेट करने का बहुत बड़ा ये स्टेप लिया गया था। हालांकि ये ट्रीटी यूनिवर्सल नहीं है, 112 कंट्रीज़ ने सीड किया है CCM को। हालांकि इसमें नॉट NATO मेंबर्स हैं बहुत सारे, जिसमें कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, UK है। बट इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे कि US, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, ये CCM का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। जो आर्टिकल 1 है CCM का, वो बैन करता है यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। अब जब ये लोग मेंबर ही नहीं है तो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर वैलिड नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉज हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप वैलिड नहीं होती, दूसरे लॉज हैं वो वैलिड रहेंगे। जैसे अभी ये भले हमारे पास CCM वैलिड नहीं है रशिया के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन तो वैलिड है। 1949 का जो जेनेवा कन्वेंशन आया था, एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ द 1949 जेनेवा कन्वेंशन, एडिशनल प्रोटोकॉल जो उसका आया था, उसमें रशिया भी मेंबर है और उसका यूक्रेन भी पार्टी है। उसमें लिखा है सिंपल से कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जो कि सिविलियन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए। और ये क्लस्टर एम्यूनिशन नहीं करता है, ये मिलिट्री के लिए नहीं है, सिविलियन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। सेम आर्टिकल 51(5) है, वो भी एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ जिनीवा कन्वेंशन 1949 का ही हिस्सा है। वो कहता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज इंसिडेंटल डैमेज टू द सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स, इसको आपको रोकना चाहिए। और ये क्लस्टर एम्यूनिशन जो है वो इसी तरीके के मतलब नुकसान करता है, इनसफिशिएंट थ्रेट है वो किसी भी सिविलियन के लिए। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है, कैन SMR हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो। अब यहाँ पे बात चल रही है कि वर्ल्ड जो है वो नेट जीरो की तरफ जा रहा है। भारत का भी टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो हो जाना है, आपको भी पता होगा। एंड यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल 7 है, दैट इज टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ऑथर ने कहा कि एनर्जी ही है जिसको कि अगर हम सस्टेनेबल कर लें तो बहुत सारा हमारा जो एमिशन भी घट जाएगा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हम जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम डीकार्बोनाइज कर सकें, वर्ल्ड अभी भी लगभग 82% एनर्जी सप्लाई में डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, 82%, आप सोच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी सेक्टर जिसको डीकार्बोनाइज करने की ज़रूरत है ना। तो वी नीड टू रिमूव दैट पार्ट। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो सोर्स है मतलब अदर देन द फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज़्यादा वो रहेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह भी कहा है कि जो हम डीकार्बोनाइज करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्रिटिकल मिनरल जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है ना, तो कॉस्टिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑथर ने कहा है कि हमको अल्टरनेट के रूप में हमारे पास होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑथर ने वही कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक तो चल रहे थे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है ना,
कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो चल रहे थे, ऑथर ने कहा है कि उनकी जगह हम कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह हम SMRs यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, ना कि जो कन्वेंशनल थे उनकी जगह हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और मॉड्यूलर नेचर के रहेंगे, ठीक है ना। हालांकि जो ट्रेडिशनल वाले थे वो बड़े बनाए जाते थे, थोड़ा मतलब उनकी फैसिलिटी भी ज़्यादा वो रखता था। स्मॉल मॉड्यूलर में आपका थोड़ा स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और थोड़ा उसके रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस देख लो SMR से क्या है, अगर कल को पूछता है आपसे तो आप बता सकें। SMRs का एडवांटेज ये कि इसमें स्मॉलर कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब स्मॉलर कोर होता है तो ऑब्वियसली बात है डैमेज फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी कि जो लाइक्लीहुड ऑफ डैमेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इन्हेंस्ड सीस्मिक आइसोलेशन होता है, जिससे कि जो अर्थक्वेक के इवेंट में सेफ्टी है ज़्यादा रहती है, इन्हेंस्ड सीस्मिक आइसोलेशन होता है। देन SMR डिज़ाइंस आर ऑल्सो सिंपलर देन दोज ऑफ द कन्वेंशनल, तो सिंपलर डिज़ाइंस रहते हैं, बहुत सारे पैसिव सेफ्टी फीचर्स रहते हैं, और इसका लोअर पोटेंशियल फॉर अनकंट्रोल्ड रिलीज, मतलब कि लोअर चांसेस हैं कि इसमें एक्सीडेंट हो। इसके अलावा ये आपका द अमाउंट ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर्ड इन SMR प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी लेस, तो जो अमाउंट ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी जो स्टोर्ड होती है SMR प्रोजेक्ट में वो कम रहेगी दैन द कन्वेंशनल नेशनल, मतलब वेस्टेज भी कम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा SMRs को सेफली इंस्टॉल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है बहुत सारे ब्राउन फील्ड साइट्स पे, ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है, नई ना हो ऑलरेडी ऑपरेशन में हो, ठीक है ना। एंड ये सारे एडवांटेजेस ही हैं। देन इसके अलावा SMR में जो है लो एनरिच्ड यूरेनियम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होता है, जो कि बहुत ही ईजिली ये लो एनरिच्ड यूरेनियम आप सप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई हाईली रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड कॉस्ट भी जो है आपकी थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि सिंपलर डिज़ाइन है, सारी चीज़ें, तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब आगे क्या करना है, तो ऑथर ने कहा कि भाई एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत हमको थोड़ा अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना पड़ेगा कि वो SMRs को मतलब कर सके, इंडिया का जो इंडिजिनस प्राइवेट सेक्टर है ना, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो ऑथर ने कहा ये कहा है, हालांकि अभी भी इंडिया में जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका मैनेजमेंट, सेफगार्ड, वेस्ट, ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहना चाहिए, ऑथर ने ऐसा कहा है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास ही रहना चाहिए। तो ये कोई एक डिज़ाइन भी दिया होता है SMR का, आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। विमेन इन ट्रांसलेशन, अ यूनिक गेज दैट ओपन्स अप द वर्ल्ड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे याद रखेगा अभी जो अगस्त जो है इट इज सेलिब्रेटेड एज विमेन इन ट्रांसलेशन मंथ, WITMONTH मंथ, विमेन इन ट्रांसलेशन। तो ये एक एनुअल रिमाइंडर है जो ये कहता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो वुमेन राइटिंग्स हैं वो दूसरी भाषाओं में, यानी इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं में भी लाने की ज़रूरत है। इसमें ट्रांसलेटर्स यानी जो विमेन ट्रांसलेटर्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि जो जेंडर गैप है पब्लिशिंग में उसको दूर किया जा सके, एंड विमेन राइटर्स की जो आवाज़ है वो विश्व सुन सके। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स इनके बारे में डिस्कस करना है। टू कर्ब द प्राइस राइज, सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन्स स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल। तो एक्चुअली एक स्कीम है गवर्नमेंट की, ओपन मार्केट सेल स्कीम। मैं बता दूं क्या है इसमें। होता क्या है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, इट सेल्स द सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस एट प्री डिटरमाइंड प्राइजेस थ्रू ऑक्शन इन द ओपन मार्केट। तो क्या करते हैं FCI, जो क्या होता है वो सरप्लस स्टॉक जो होता है व्हीट एंड राइस का, उसको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ऑक्शन के माध्यम से सेल कर देता है ना। इससे क्या होता है जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है वो एनहांस हो जाती है, तो प्राइस ऑलरेडी बात है कम हो जाएगी, है ना। पर्पस OMSS का ये है कि जो सरप्लस स्टॉक्स है व्हीट एंड राइस का, जो FCI ने होल्ड करके रखे हैं, एक तो उसका यूज़ कर लेना, उसको डिस्पोज करना, दूसरा जो प्राइजेस हैं व्हीट एंड राइस के उसको ओपन मार्केट में कम रखना, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑक्शन किसके माध्यम से होता है, तो ये ऑक्शन होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से होता है, और इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज आप सेल कर सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट बेसिकली फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया में मैनेज करता है FCI, और इसको 1965 में स्टैब्लिश किया गया था, 1965 में फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 के अंतर्गत। तो इससे स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आप याद रखना, एंड ये भी स्टेबिलिटी जो रहती है फूड ग्रेन्स की वो मेंटेन करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। You can move ahead with me। यहाँ पे Amazon nations to jointly fight deforestation।
तो 8 जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, इनको अमेजॉन नेशन बोला जाता है। तो ये 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जिन्होंने एग्री किया है कि एक अलायंस लॉन्च करेंगे टू फाइट द डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजॉन में डिफॉरेस्टेशन को फाइट करने के लिए एक अलायंस लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। अब ब्राज़ील में एक मीटिंग हुई है बेसिकली अभी ब्राज़ील में, जिसको अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ACTO लिख लीजिए, अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड एंड होस्ट कंट्री थी ब्राज़ील, जिसने कहा है कि भाई हमको एक नया एम्बिशियस शेयर्ड एजेंडा चाहिए जिसमें हम मतलब रेन फॉरेस्ट को बचाएं, प्रोटेक्ट करें। अब ये 8 नेशंस कौन कौन से हैं लिख लेना, जो ACTO के मेंबर भी हैं: बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सुरिनाम एंड वेनेजुएला। बोलीविया, ब्राज़ील एंड कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सुरिनाम एंड वेनेजुएला। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखेगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे आर्टिकल है, इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू रिमूव एनिमल्स फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग। एनिमल्स को ड्रग टेस्टिंग से हटाने के लिए इंडिया ने रिसेंटली न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2023 ले आया है। इंडिया ने भी अमेंडमेंट किए हैं न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2023 में, एंड इसमें इंडिया ने एम किया है टू स्टॉप द यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च, स्पेशली इन द ड्रग टेस्टिंग। ड्रग टेस्टिंग में एनिमल्स को यूज करने से रोकने के लिए इंडिया ने किया है। और इंडिया ने कहा है कि भाई आप दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज करो ना, जिसमें नॉन एनिमल यूज हो, नॉन एनिमल्स एंड ह्यूमन रेलिवेंट मेथड्स हो। क्या होता है कई बार ह्यूमन एनिमल्स पे टेस्टिंग होने के बाद ह्यूमंस में फेल हो जाती है, इसलिए कोई ज़रूरत मतलब भी नहीं निकलता था। तो ऑथर ने कहा है कि भैया इंडिया ने कहा है कि अपने रूल्स में कि आप नॉन एनिमल टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑर्गेनॉइड्स का यूज़ करो, ऑर्गन ऑन चिप का यूज़ करो, एडवांस्ड कंप्यूटेशनल मेथड्स का यूज़ करो। अब आप लोग को एक एक करके मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप लोग ये तरीके जो नए नए ऑर्गेनॉइड्स मेथड है या ऑर्गन ऑन चिप ऑन ऑर्गन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत दिनों आपको पता होगा कि पहले एक माउस, रॉडेंट या रैट का यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, और उसके बाद एक ह्यूमन पर ट्रायल किया जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी बीइंग हैपनिंग, बट इसमें बहुत मिसमैच था। कई बार वो रॉडेंट पे काम कर रहा था लेकिन इंसानों पे नहीं काम कर रहा था। तो ऑथर ने वही कहा कि इसलिए अब हम नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो बोली है वो है कि स्टेम सेल्स या ह्यूमन सेल्स का यूज़ करके मिलीमीटर साइज्ड 3 डायमेंशनल सेलुलर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। मिलीमीटर साइज्ड 3 डायमेंशनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो कि मिमिक करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनको कहा जाता है ऑर्गेनॉइड्स और मिनी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स या ऑर्गेनॉइड्स या मिनी ऑर्गन्स कहा जाता है। स्टेम सेल्स या ह्यूमन सेल्स की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड है वो है ऑर्गन ऑन अ चिप मेथड। इसमें AA बैटरी साइज्ड चिप रहती हैं जिनको ह्यूमन सेल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है माइक्रो चैनल्स में, और फिर वो मिमिक करते हैं ब्लड फ्लो को इनसाइड द बॉडी, एंड दी सिस्टम कैप्चर्स द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये ऑर्गन ऑन अ चिप बेसिकली AA साइज्ड बैटरी चिप्स हैं, वो ह्यूमन सेल्स के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं माइक्रो चैनल्स के माध्यम से, ठीक है ना, एंड फिर वो ब्लड फ्लो को मिमिक करती हैं। इसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भी हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है ना, तो ये आप याद रखिएगा, जैसे कि इंकजेट बायो प्रिंटर, ये एक है 3D बायो प्रिंटर बेसिकली, है ना। और ह्यूमन सेल्स बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का यूज़ करके जैसे बायो इंक्स बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से भी आप मतलब मिमिक करवा सकते हो ह्यूमन ऑर्गन्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं। द ओबेसिटी ड्रग वेटिंग टू हिट द मार्केट। यहाँ पे एक नोवो नॉर्डिस्क की एक ओबेसिटी ड्रग है जिसका मतलब अभी ट्रायल चल रहा है, लास्ट फेजेस में ट्रायल है, बहुत जल्दी ये ओबेसिटी की ड्रग आ जाएगी। इसका नाम है वेगोवी, लिख लीजिए, इसका नाम है वेगोवी। इट्स मतलब इसमें न केवल इसके ओबेसिटी को दूर करने के वो है, इसमें कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा आर्टिकल बोलता है। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग इन दिस, है ना। ये मत बोलना कि सर ने बोला था इसलिए मैंने खरीद लिया, तो आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।